तो आज हमारे पास जो कहानी है वो सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, पर है 100% असली। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है कुछ ऐसे नौजवानों की जो पढ़ने में इतने होशियार थे कि उन्होंने अपने स्टेट के सबसे मुश्किल मेडिकल एग्जाम्स में टॉप रैंक हासिल की, जिनका काम था लोगों की जान बचाना, पर उन्होंने चुना लोगों की जान लेना। और ये कोई मामूली अपराध की कहानी नहीं है। नहीं, इसके तार जुड़े हैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग से, करोड़ों की संदिग्ध फंडिंग से और देश के जाने माने शिक्षा संस्थानों के भीतर पनप रहे कट्टरपंथ के एक बहुत ही खतरनाक जाल से। और आज हम इसी की परतें खोलेंगे कि कैसे ये सब कुछ हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नजरों के ठीक नीचे होता रहा। हमारे हाथ जो जानकारी लगी है वो ऑपरेशन D6 के नाम से जानी जाने वाली एक साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा है। ये कहानी जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव से शुरू होती है और इसका अंत होता है दिल्ली में एक बड़े धमाके से। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि कैसे ये होनहार डॉक्टर आतंक के डॉक्टर बन गए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के एक गांव से जिसका नाम है कोयल। अच्छा। इस गांव की एक खास पहचान थी, इसे डॉक्टरों का गांव कहा जाता था। डॉक्टरों का गांव? ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि वहां के कई घरों से लोग या तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे या डॉक्टर बन चुके थे। एक माहौल था वहां। तो इसी माहौल में दो लड़के बड़े हो रहे थे, उमर उन नबी और मुजम्मिल शकील। राइट। दोनों ही बहुत ज़हीन थे और बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखते थे। और दोनों ने साथ में ही मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट यानी CT की तैयारी शुरू की। उस वक्त के लिए ये एक आम सी कहानी लगती है, दो दोस्त जो एक बड़े सपने के पीछे लगे थे। और उनकी मेहनत वो रंग भी लाई। साल 2010 में उमर ने जो किया वो वाकई में बहुत बड़ी बात थी। हाँ, उसने पूरे जम्मू कश्मीर में 28वीं रैंक हासिल की। 28वीं रैंक, ये तो शानदार कामयाबी थी। हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से उसे श्रीनगर के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेज GMC में एडमिशन मिल गया। और उमर का दोस्त मुजम्मिल वो भी पीछे नहीं रहा, उसने भी एग्जाम पास कर लिया और उसे एक प्राइवेट कॉलेज एस्कॉम्स में एडमिशन मिला। यहाँ तक तो सब कुछ एक परफेक्ट कहानी जैसा लगता है, दो होनहार लड़के अपने सपनों को पूरा करने की राह पर। लेकिन असल में यहीं से उनकी जिंदगी की पटरी बदलने वाली थी। तो फिर गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? उमर तो स्टेट के सबसे अच्छे सरकारी कॉलेज में था, वहां तो माहौल पूरी तरह से पढ़ाई का होना चाहिए था। यही इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। उमर जिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा वो सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं था, वहां पहले से ही दो ऐसे लोग मौजूद थे। अच्छा। जिनका काम था उमर जैसे ज़हीन और महत्वाकांक्षी छात्रों को पहचानना। हाँ। और उन्हें कट्टरपंथ के रास्ते पर धकेलना। एक मिनट, मतलब ये कोई अचानक हुआ ब्रेन वॉशिंग का केस नहीं था, कॉलेज के सिस्टम के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद थे। बिल्कुल। पहला नाम था इरफान अहमद, वो कॉलेज का एक पैरामेडिकल स्टाफ था। ओके। ऊपर से देखने पर एक आम कर्मचारी, लेकिन असल में वो जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के लिए भर्ती करने वाला एक मुहरा था। ओह। उसका काम ही था पढ़े लिखे युवाओं को ढूंढना, उनकी नाराजगी को समझना और फिर उन्हें ब्रेन वॉश करके अपने साथ मिलाना। वो टेलीग्राम पर कट्टरपंथी वीडियो भेजकर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। और दूसरा कौन था? दूसरा नाम और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, निसारुल हसन। वो उसी कॉलेज में मेडिसिन का टीचर था, एक प्रोफेसर। एक प्रोफेसर? हाँ, एक प्रोफेसर जिसका काम छात्रों को सही रास्ता दिखाना होता है। वो अपनी हैसियत का इस्तेमाल करके छात्रों के बीच भारत के खिलाफ जहर घोल रहा था। मतलब जिस क्लासरूम में जाने बचाने की तालीम दी जानी चाहिए थी, वहाँ नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा था। ठीक वहीं पर। ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो उमर इनके संपर्क में आया कैसे? देखो, गौर करने वाली बात यह है कि इरफान जैसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को पहचानने में देर नहीं लगती। उसे उमर में वो संभावना बहुत जल्दी दिख गई। उसने उमर के मन में सिस्टम के प्रति या भारत के प्रति जो भी थोड़ी बहुत नाराजगी थी उसे हवा दी, उसे बढ़ाया और धीरे धीरे उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया। और फिर ये नेटवर्क बड़ा होता क्या होगा, जाहिर है। अब हाँ, इसी ग्रुप के जरिए उमर की मुलाकात आदिल अहमद से हुई, जो उसी कॉलेज में उसका साथी था। आदिल का एक भाई था मुजफ्फर, जो मुजम्मिल के कॉलेज एस्कॉम्स में पढ़ता था। इस तरह इन चारों का एक छोटा सा ग्रुप बन गया। और ये सब पढ़े लिखे होनहार लड़के थे जो अब एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर निकल चुके थे, जिसका अंजाम उन्हें भी नहीं पता था। शायद नहीं पता था। तो इन लोगों ने अपनी MDBS और MD की पढ़ाई पूरी कर ली, डॉक्टर बन गए, लेकिन ये जम्मू कश्मीर से निकलकर अचानक फरीदाबाद क्यों पहुंच गए? ये अल फलाह यूनिवर्सिटी इनकी कहानी में कैसे आई? दिसंबर 2021 में उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर
ये तीनों जम्मू कश्मीर से निकलकर दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। और वो वहाँ छात्र बनकर नहीं बल्कि डॉक्टर बनकर जाते हैं। ये तीनों वहाँ सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसा मैंने पूछा, ये कोई आम यूनिवर्सिटी तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी वाली बात को जरा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत अजीब लग रहा है। इसके बारे में क्या जानकारी है? इस यूनिवर्सिटी का पूरा इतिहास ही मतलब शक के घेरे में था। कैसे? इसके संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी पर 7.5 करोड़ के चिटफंड घोटाले का आरोप था और वो तिहाड़ जेल भी जा चुका था। एक मिनट, क्या यूनिवर्सिटी का संस्थापक एक सजायाफ्ता अपराधी था? हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। यूनिवर्सिटी पर जाली दस्तावेजों और शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए के हेरफेर के भी आरोप थे। ओह माय गॉड। फाइनेंस कमीशन से वो सेक्शन 12B की मंजूरी भी नहीं मिली थी, जो कि जरूरी होती है। हाँ, जो सरकारी पैसा लेने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पहली शर्त होती है। तो मतलब ये कानूनी तौर पर सरकारी फंडिंग के लायक ही नहीं थी, फिर भी इसे पैसे मिल रहे थे? करोड़ों रुपए मिल रहे थे, वो भी अलग अलग सरकारी मंत्रालयों से। अविश्वसनीय है। इसके अलावा इसके विदेशी कनेक्शंस भी बहुत गहरे थे। यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी और रजिस्ट्रार पाकिस्तान का दौरा कर चुके थे। अरब देशों से भी बहुत बड़ी रकम फंडिंग के तौर पर आई, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। और भी कुछ था? हाँ, और तो और इसी कॉलेज का एक पुराना छात्र इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी भी निकला था। ये तो एक के बाद एक कई रेड फ्लैग्स हैं। इतने सब के बावजूद यूनिवर्सिटी आराम से चल रही थी और कश्मीर से आए इन डॉक्टरों को नौकरी पर रखने से पहले कोई जांच कुछ भी नहीं किया गया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं थी, ये हमारे सिस्टम की उन दरारों को दिखाता है जिनका आतंकवादी फायदा उठाते हैं। सही बात है। उन्हें अपना नेटवर्क बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जब उन्हें पहले से ही ऐसी कमजोर संस्थाएं मिल जाती हैं। एक तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी इन लोगों के लिए एक महफूज अड्डा बन गई थी, वो भी सरकारी नजरों के ठीक नीचे। बिल्कुल। तो अब साजिश का नया ठिकाना फरीदाबाद बन चुका था और यहीं पर इस टीम में एक और बहुत अहम किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम था शाहीन सईद। शाहीन सईद भी इन लड़कों की तरह ही थी, बहुत पढ़ी लिखी और ज़हीन। ये भी डॉक्टर थी? हाँ, वो भी एक डॉक्टर थी और उसने उत्तर प्रदेश का मेडिकल एग्जाम टॉप किया था। टॉप किया था? हाँ, लेकिन अपनी सरकारी नौकरी शुरू करने के बजाय वो अचानक गायब हो गई थी। गायब होकर कहाँ गई थी वो? सूत्रों के मुताबिक इस दौरान वो सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान गई थी, जहां उसने आतंकी हैंडलर्स से मुलाकात की। अच्छा, छत के नीचे जमा हो चुकी थी। हाँ, सब एक जगह पर। और यहीं से ऑपरेशन D6 की असल तैयारी। हाँ, यहीं से शुरू होती है। अब वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि एक असली हमले की प्लानिंग में जुट गए थे। और ये तैयारी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से की जा रही थी। ये किसी लोकल ग्रुप का काम नहीं लग रहा था। मतलब? मार्च 2022 में उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर को ट्रेनिंग के लिए तुर्की भेजा गया। तुर्की? तुर्की क्यों? क्या उस वक्त तुर्की ऐसे ऑपरेशंस के लिए एक नया अड्डा बन रहा था? मतलब पाकिस्तान या अफगानिस्तान भेजना ज्यादा आसान नहीं होता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तुर्की को चुनना शायद इसलिए था क्योंकि वो यूरोपीय और एशियाई एजेंसियों की सीधी नजर से थोड़ा दूर था। ओके। वहाँ आना जाना भी उतना मुश्किल नहीं था। उन्हें वहाँ 20 दिनों की खास ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बम बनाना और ड्रोन चलाना सिखाया गया। ड्रोन चलाना भी? हाँ, ये साफ इशारा था कि इसके पीछे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क काम कर रहा है। और पैसों का इंतजाम कैसे हुआ? इतने बड़े ऑपरेशन के लिए तो काफी पैसा चाहिए होगा। पैसे का इंतजाम भी बहुत चालाकी से किया गया। भारतीय एजेंसियों की नजर से बचने के लिए शुरू में इन लोगों ने आपस में ही चंदा करके 26 लाख रुपए इकट्ठे किए। आपस में? ये दिखाता है कि ये लोग कितने समर्पित थे। बहुत ज्यादा। बाद में शाहीन ने हवाला और ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के जरिए 40 लाख रुपए और जुटाए। और बम बनाने का सामान वो कहाँ से आया? यहीं पर कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का काम मुजम्मिल और शाहीन ने संभाला। ओके। उन्होंने खाद की दुकानों से थोड़ा थोड़ा करके 1600 किलो अमोनियम नाइट्रेट खरीदा, ताकि किसी एक दुकानदार को शक न हो। 1600 किलो? हाँ, और साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी की अपनी केमिस्ट्री लैब से भी केमिकल चुराए। ये तो बहुत ही दुस्साहसी काम था, मतलब अपनी ही यूनिवर्सिटी के लैब से। और इसी रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने के दौरान मुजम्मिल और शाहीन ने शादी भी कर ली। क्या? हाँ, सोचकर भी अजीब लगता है कि एक तरफ वो एक आम जोड़े की तरह अपनी जिंदगी शुरू कर रहे थे और दूसरी तरफ देश में एक बड़ी तबाही मचाने का सामान जुटा रहे थे। ये लोग आपस में बात कैसे करते थे?
क्या इनके फोन ट्रेस नहीं हो रहे थे? उनका कम्युनिकेशन का तरीका भी बहुत शातिर था। वो सीधे सीधे बात नहीं करते थे, बल्कि कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे, जैसे बिरयानी इज रेडी। बिरयानी इज रेडी, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब होता था कि सामान तैयार है। अच्छा। और एक दूसरे को जानकारी भेजने के लिए उन्होंने एक कॉमन जीमेल आईडी बना रखी थी। वो कभी ईमेल भेजते ही नहीं थे। तो फिर? बस अपनी बात ड्राफ्ट में लिखकर सेव कर देते थे। दूसरा व्यक्ति लॉगिन करके उसे पढ़ लेता और फिर ड्राफ्ट डिलीट कर देता। इस तरह कोई डिजिटल निशानी नहीं छूटता था। तो मतलब टीम तैयार थी, ट्रेनिंग हो चुकी थी, पैसा और सामान सब कुछ मौजूद था, वो बस हमले के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। हाँ। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से चल रहा था और वो अपने मकसद के बहुत करीब थे। लेकिन फिर अक्टूबर 2025 में एक बहुत ही मामूली से लगने वाली घटना ने सारा खेल बिगाड़ दिया। क्या हुआ था? श्रीनगर में जैश-ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर लगे हुए मिले। अब ऐसी चीजें वहाँ शायद होती रहती होंगी, लेकिन उस वक्त वहाँ के एसएसपी संदीप चक्रवर्ती की नजर उन पोस्टरों पर पड़ी। हाँ। उन्होंने उसे एक आम घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया। उन्हें उसमें कुछ खटका। तो एक मामूली से पोस्टर ने इतनी बड़ी साजिश की पोल खोल दी। यहीं से पहली कड़ी जुड़ी। एसएसपी चक्रवर्ती ने तुरंत जांच के आदेश दिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कुछ स्थानीय लड़कों को धर दबोचा। जब उनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने इरफान अहमद का नाम उगल दिया। वही इरफान जो जीएमसी श्रीनगर का स्टाफ था और इन सब का असली मास्टरमाइंड। बिल्कुल वही। और जैसे ही इरफान पकड़ा गया, सारी राज खुल गए होंगे। पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार किया और उसका लैपटॉप और फोन जब्त कर लिया। जब उन डिवाइसेस की जांच हुई तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। एक पुलिस अफसर की सतर्कता और एक छोटे से पोस्टर ने देश को एक बहुत बड़े हमले से बचा लिया। कम से कम उस वक्त। हाँ। जब इरफान की गिरफ्तारी की खबर फरीदाबाद पहुंची होगी तब तो वहाँ हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में भगदड़ मच गई। 30 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने यूनिवर्सिटी पर छापा मारा और रेड में सबसे पहले मुजम्मिल पकड़ा गया, लेकिन उमर और शाहीन भागने में कामयाब हो गए। उमर कहाँ छिपा था? उमर अगले 9 दिनों तक यूनिवर्सिटी के पास ही एक गांव में 10 बाय 14 के एक छोटे से कमरे में छिपा रहा। 9 दिन तक? हाँ, और पुलिस का खौफ उस पर इस कदर हावी था कि वो उस कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलता था। सूत्रों के मुताबिक वो इतना डरा हुआ था कि उसी कमरे की दीवारों पर टॉयलेट करने लगा था। एक टॉप रैंक वाला डॉक्टर और उसकी ये हालत, यकीन करना मुश्किल है। इस बीच पुलिस ने मुजम्मिल और बाकी पकड़े गए लोगों से पूछताछ शुरू कर दी थी। उनकी निशानदेही पर जो हथियार और विस्फोटक बरामद हुए वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। क्या क्या मिला था पुलिस को? यूनिवर्सिटी के एक लॉकर से एक AK-47 राइफल मिली। इसके अलावा इन लोगों ने किराए पर 2 कमरे ले रखे थे। वहां से 12 सूटकेसों में भरा हुआ 358 किलो तैयार विस्फोटक बरामद हुआ। 358 किलो? हाँ, और इसके साथ ही 250 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट और भारी मात्रा में दूसरे हथियार भी मिले। ये किसी आतंकी हमले की नहीं बल्कि एक छोटी मोटी जंग छेड़ने की तैयारी थी। बिल्कुल। और उमर का क्या हुआ जो छिपा हुआ था? 9 दिनों तक उस कमरे में बंद रहने के बाद 9 नवंबर की रात को उमर बाहर निकला। उसने पहले से ही एक पुरानी Hyundai i20 कार खरीद रखी थी। वो उस कार को लेकर पूरी रात और अगला पूरा दिन दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा, शायद हमले के लिए सही जगह और सही मौके की तलाश में। और फिर शाम को उसने लाल किले की पार्किंग में अपनी कार खड़ी की। वहां उसने लगभग 3 घंटे लगाकर गाड़ी में बम को फिट किया और उसे एक्टिवेट किया। और फिर उसने धमाका कर दिया। हाँ, शाम 6:52 पर जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक लाइट पर अच्छी खासी भीड़ जमा थी, उसने कार में धमाका कर दिया। कितना नुकसान हुआ? इस धमाके में 15 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। एक डॉक्टर जिसने जानें बचाने की शपथ ली थी, उसने कई जानें ले लीं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? हमने देखा कि कैसे पढ़े लिखे, ज़हीन और समाज के कामयाब लोग भी कट्टरपंथ के इस खतरनाक जाल में फंस सकते हैं। हाँ, और ये कहानी सिर्फ कुछ गुमराह नौजवानों की नहीं है। इससे भी बड़ा सवाल अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं पर उठता है। सही बात है। जिनका इतना संदिग्ध इतिहास होने के बावजूद वो बिना किसी खास रोक टोक के चलती रहती हैं और सरकारी मदद भी पाती हैं। ये हमारे सिस्टम की उन कमजोरियों को उजागर करता है जिनका फायदा देश के दुश्मन उठाते हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी साजिश जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग और करोड़ों की फंडिंग शामिल थी,
उसका पर्दाफाश किसी बड़े इंटेलिजेंस इनपुट से नहीं हुआ, नहीं, बल्कि एक पुलिस अधिकारी की निजी सतर्कता और एक मामूली से पोस्टर की वजह से हुआ। ये किस्मत की बात थी या हमारे सिस्टम की नाकामी? अंत में एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या? सूत्रों के मुताबिक अपनी सुविधा के हिसाब से इस हमले की खबरों और चर्चा को न्यूज़ और सोशल मीडिया से धीरे धीरे ऐसे गायब कर दिया गया जैसे कोई आतंकवादी हमला हुआ ही ना हो। मतलब उसे दबा दिया गया। हाँ, और ये अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करता है कि हम किन त्रासदियों को याद रखते हैं और किन्हें भूल जाना चाहते हैं।